हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन यहाँ पे एक आईपीओ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लीला होटल्स आईपीओ। तो इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 12 रुपये से स्टार्ट हुआ था, जो कि बनता है 2.7%। उसके बाद यहाँ पे इस आईपीओ के जेएफबी में हमको थोड़ा उछाल देखने को मिला था। ये 20 तक गया था इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो कि बनता है 4.6%। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कंटिन्यूस फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और करेंटली अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करी जाए तो वो 4 रुपये पे आ गया है, जो कि 0.9% है। मतलब 1% से भी कम का जीएमपी यहाँ पे बचा है। तो देखिए, आज बोराना आईपीओ जो है उसकी लिस्टिंग हुई है, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले 30% के आसपास चल रहा था, लेकिन जीएमपी उसका भी गिर के 18 से 20% के आसपास हो गया था। लेकिन जो उसकी लिस्टिंग हुई है, अगर आज के दिन अगर हम उसकी लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग यहाँ पे 12% के आसपास हुई है। तो क्योंकि जो बोराना आईपीओ था, इसके जीएमपी के बाद जो यहाँ पे लिस्टिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर दिखाई दिया है, तो इसके वजह से बाकी के जो आईपीओस हैं उनके ग्रे मार्केट पे भी यहाँ पे प्रेशर दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से ये जीएमपी यहाँ पे काफ़ी कम है। अब इस आईपीओ में यहाँ पे वैल्यूएशन को लेके भी कुछ कंसर्न्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कंपनी हायर वैल्यूएशन पर आ रही है। तो इस सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस आईपीओ में हमको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के बारे में बात कर ली जाए तो ये होटल इंडस्ट्री की कंपनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये लग्जरी होटल्स वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे जो रूम्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं, एक जो हम स्टे करते हैं कहीं पे, लग्जरी होटल्स वगैरह जो होते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंपनी के इतने सारे होटल्स वगैरह हैं, 12 से ज़्यादा उनके होटल्स हैं। तो ऐसे ये कंपनी ऑपरेट करती है अपने होटल इंडस्ट्री में। अब कंपनी से जुड़ी कुछ डेट्स और फाइनेंशियल डेटा हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आईपीओ जो है वो 26 मई से स्टार्ट हो चुका है, आज 27 मई है, और 28 मई जैसे कि कल के दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड रखा गया है 413 से लेकर 435 तक, और यहाँ पे 34 शेयर्स का एक लॉट है। आईपीओ के इश्यू साइज़ की बात करी जाए तो 3500 करोड़, जिसको हम बोलते हैं 3500 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इश्यू साइज़ है, जिसमें से फ्रेश इश्यू है यहाँ पे जो कंपनी का है वो है 2500 करोड़। तो ये वाला पैसा कंपनी के पास जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑफर कॉल सेल भी है, तो 1000 करोड़ का जो यहाँ पे इश्यू साइज़ है वो प्रोमोटर्स के पास जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, 2500 करोड़ ही यहाँ पे कंपनी के पास जाएगा 3500 करोड़ में से। आईपीओ आने से पहले कंपनी के पास 27.6 करोड़ के आसपास, इसको हम शॉर्ट में लिखें 27.6 करोड़ शेयर्स हैं यहाँ पे। और जब आईपीओ लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी के 33.39 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे। तो उसको अगर अपन शॉर्ट में देखें तो 33.40 कर लेते हैं करोड़ शेयर्स हो जाएंगे। तो ये 33.40 करोड़ जो अपने पास जो शेयर्स बाद में बचेंगे इश्यू होने के बाद शेयर्स, तो ये डेटा अभी हम याद रखेंगे, क्योंकि ये डेटा अभी हमारे आगे काम आने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 26 मई से ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, 28 मई इसकी लास्ट डेट है, और अलॉटमेंट 29 मई को हो जाएगा, इनिशिएशन और रिफंड 30 को हो जाएगा, और इसकी लिस्टिंग 2 जून को हो जाएगी। अब चलिए कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है उसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही होगी तो ऐसे कंपनी में अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 2023 से लेकर 2025 तक का डेटा है। और अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 903 करोड़ में यहाँ पे रेवेन्यू था 23 में, वो बढ़ के हुआ 1226। उसके बाद 2025 में फिर से इंक्रीज हुआ 1400 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पे हमको जो रेवेन्यू है उसमें हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 2023 में माइनस में था, यहाँ पे मतलब लॉस थी कंपनी 61 करोड़ की। तो यहाँ पे कंपनी का लॉस थोड़ा कम हुआ, तो 2 करोड़ के आसपास का यहाँ पे लॉस हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फिर फाइनली 2025 में कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। तो यहाँ पे 47.6 करोड़ का कंपनी ने 2025 में यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पहले लॉस कम हुआ है कंपनी का, और लॉस से फिर कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी हमको दिखाई दे रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा है कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, 2023 में 3696 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास कर्जा था, ये बढ़ के हो गया था 4242 करोड़। अब यहाँ पे जो रिसेंट डेटा है जो कंपनी के पास कर्जा है 3908 करोड़ के आसपास का यहाँ पे कर्जा है। तो देखिए, यहाँ पे 3908 का कंपनी के ऊपर यहाँ पे लोन है, मतलब आप कह सकते हैं कंपनी की ये जो बोरोइंग्स हैं ये कितने की हैं, 3908 करोड़ की। अब ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमने कर्जा लिया हुआ है इसमें से कुछ इंटरेस्ट, जिसको हम ब्याज बोलते हैं, ये ब्याज के रूप में हमको देना पड़ता है, जो कि हमारे रेवेन्यू से, ये जो हमारा रेवेन्यू है इससे हमारा डिडक्ट होता है, तब जाके हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर पहुँचते हैं। तो अगर 2025 की बात करी जाए तो अगर 2025 में जो कंपनी ने कितना इंटरेस्ट दिया था उसकी बात करी जाए तो कंपनी ने 458 करोड़ यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे पे किया हुआ है।
कहने का मतलब है ये जो 47 करोड़ है, अगर कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होता तो ये 458 करोड़ यहाँ पे और ऐड हो जाता प्रॉफिट में। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हम कंपनी का जो इशू साइज़ है वो देखेंगे। अगर कंपनी 2500 करोड़ क्या है कंपनी के पास जाने वाला है, और कंपनी यहाँ पे 2500 करोड़ में से कितना 2300 करोड़ अपना कर्जा यहाँ पे चुकाने में अब ये पैसा जो है यूज़ करेगी। ये जो 3908 करोड़ है इसमें से 2300 करोड़ का कर्जा कंपनी चुका लेगी। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये लगभग 58% कंपनी अपना कर्जा यहाँ पे चुका देगी। 58% अगर कंपनी कर्जा चुका देती है तो यहाँ पे 58% जो हमारा ब्याज बनता है वो भी कम हो जाएगा। तो 458 का अगर हम 58% निकालते हैं तो ये मोटा मोटा निकल के आता है 265 करोड़। तो इसको अगर हम मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम 250 करोड़ मान के चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगले साल 2026 में ये कंपनी को 250 करोड़ यहाँ पे जो ब्याज का पैसा है ये पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ये जो कर्जा है 2300 करोड़ का कर्जा अपना यहाँ पे चुका देगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं कि मान लीजिए इस साल तो कंपनी ने 47 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया है। मान लीजिए अगले साल कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट करती है, मिनिमम केस में है ना, बहुत लो केस में लेके चलते हैं कि 50 करोड़ का प्रॉफिट करती है। अब यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट भी किया हुआ है। अब अगर अपन इसमें 250 करोड़ जोड़ देते हैं जो कि हमारा पैसा बचा हुआ है क्योंकि हमने अपना कर्जा चुका दिया है, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा अगले साल वो हमारा 300 करोड़ के आसपास का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा काफ़ी जो कर्जा है हमने चुका दिया है। तो 300 करोड़ के आसपास 2026 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? 300 करोड़ का जो हमने ये डेटा निकाला है इसका फ़ायदा क्या है ये अभी हम देखते हैं। तो हमने अभी ऊपर देखा कि कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे इश्यू लिस्ट होने के बाद 33.40 करोड़ है ना। और यहाँ पे हमने कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है अगले साल का? यहाँ पे हमने 300 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है। ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये क्या है? शेयर्स। तो ये अगर हम अर्निंग पर शेयर अगर हम निकालने के एक शेयर पे कितना कंपनी कमा के देगी, तो 300 करोड़ जो नेट प्रॉफिट है अगले साल का उसको हम 33.4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो डेटा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8.9 रुपीज़। तो यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा वो 8.9 रुपीज़ हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम कंपनी का PE रेशियो निकालेंगे तो कंपनी कितने पे प्राइस लेके आ रही है आज की डेट में? 435 पे लेके आ रही है। तो प्राइस टू अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो इसको हम 8.9 से अगर डिवाइड करते हैं तो लगभग हमारे पास 48 का PE निकल के आता है। अगर हम अगले साल की अर्निंग मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग को अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की एक जो ऑलरेडी जो पेयर है जो मतलब जिसको हम कॉम्पिटिटर कहेंगे वो लिस्टेड है, उसका PE रेशियो हम चेक करते हैं। तो उस कंपनी का PE रेशियो जो इंडियन होटल्स है 59 चल रहा है। ये तो RHP जब कंपनी ने फाइल किया था तब का डेटा है, लेकिन अगर हम आज की डेट की बात करें तो इसका लगभग 64 के आसपास का PE रेशियो है। इंडियन होटल्स की जो कंपनी है इसका जो PE निकालते हैं तो अपनी कंपनी का PE रेशियो अगर हम अगले साल की अर्निंग कंसिडर करते हैं तो 48 का निकल के आता है। लेकिन यही PE रेशियो कंपनी का अगर हम 2025 मार्च तक का अगर हम निकालेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हाई दिखेगी, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो अगर आज की डेट में अगर हम देखें, अगर हम अगले साल का डेटा जो हमने लोन का जो ब्याज है वो कंसिडर नहीं किया है तो 213 का PE निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 213 का PE निकल के आ रहा है अगर हम आज की डेट का फाइनेंशियल डेटा देख रहे हैं। और जो कंपनी की लिस्टेड कंपनी है उसका PE रेशियो कितना है? 64 का। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो हमारी कंपनी है जो लीला होटल्स कंपनी है काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव है, इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है इस कंपनी की, इसलिए इसमें IPO में इतनी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम 2026 का डेटा कंसिडर कर रहे हैं तो भी ये कंपनी हमको थोड़ा अच्छे दाम पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो अगले साल की बात है। तो जब कंपनी ऐसा परफॉर्मेंस देगी तभी हम उसमें आगे का सोचेंगे। तो 2 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगर कंपनी के सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करी जाए तो 2 दिन के बाद भी कंपनी पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हुआ है, 0.17 टाइम्स ही हुआ है। QIB का डेटा देखें तो 0.12 टाइम्स हुआ है, बिग HNI में 0.11 टाइम्स हुआ है, स्मॉल HNI में 0.13 हुआ है और रिटेल में भी 0.43 ही हुआ है। तो इस IPO में अभी यहाँ पे डिमांड इतनी हमको देखने को नहीं मिल रही है, डिमांड काफ़ी कम हो गई क्योंकि कंपनी एक तो वैल्यूएशन बहुत हाई लेकर आ रही है। और अगर हम अगले साल का डेटा कंसिडर करते हैं तो ही हमको कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी ठीक ठाक नज़र आएगी, लेकिन उसके लिए हमको पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा तब जाके हम कंपनी की अर्निंग्स क्लियर होंगी। तो अगले साल के डेटा के बेसिस पर अभी डिसीजन लेना है, क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है और कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अब 0.9% के आसपास आ गया है। तो ये देखते हुए मैं इस कंपनी में पर्सनली अप्लाई नहीं करूँगा। आपको क्या करना है?
वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर आप जो मैंने आपको वीडियो की एनालिसिस शेयर करी है, इसके बेसिस पर आप अपने डिसीजन बना सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये मैंने अपना ओपिनियन बताया है। यहाँ पे कोई भी टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं है ये। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखूँगा तो वो अगले साल जब कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म करेगी, तब जाके मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो वो मैं तब का तब देखूँगा। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखूँ, तो इस कंपनी को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आई होप कि मेरे सारे पॉइंट्स आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ गए होंगे। कोई और डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।